अमेरिका ने ईरानी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप की कौमी सलामती की टीम से मुलाकात, अहम उमूर का जायजा लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजावीज़ में आबना हॉर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेंगे जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत हो। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि आबना हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं। अमरीका ईरान के साथ मामलात को सिफारती सतह पर हल करने के हवाले से संजीदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी भी दी कि खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। ईरान की किसी भी इजारादारी को तस्लीम नहीं करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुतिन को सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और पुतिन का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा, हुकाम के साथ मस्बत मुशावरत हुई है। ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वज़ीर आज़म ने PSL शायकीन को खुशखबरी सुना दी, बाकी तमाम मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्वीट, लिखा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, शायकीन स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। तमाम एनक्लोजर्स के टिकट्स की कीमत सिर्फ 500 रुपए मुकर्रर। दूसरी जानिब PSL प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। कराची में मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। PSL का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चौंगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनीज के दरमियान समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। शर्जील इनाम मेमन और सलीम मानवीवाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पॉन्जियान बिन को सितारा पाकिस्तान से भी नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, आपका दिन भी अच्छा गुजरे और हम भी चाहते हैं कि हमारे शो का आगाज़ अच्छा हो और आगे चलकर अच्छी खबरों का तस्करा भी आपसे करेंगे। लेकिन शो का आगाज़ हम करने जा रहे हैं मौसम की सूरत हाल से। तो आपको बताते चलें कि मौसम जो है वो गर्म रहने की पेशगोइयाँ आना शुरू हो गई हैं। वेल, गर्मी तो ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है कि आपको उसकी पेशगोई की क्या ही ज़रूरत है, आपको पता चल रहा है गर्मी है। लेकिन बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जून जुलाई जो है वो गर्म हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मज़ीद हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दैट इज़ 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। जो पिछला इतवार गुजरा है वो तो शदीद गर्मी थी इस शहर कराची में, और कराची में एल नीनो का भी एक प्रोसेस है, उसके बढ़ने का इम्कान है। यानी कि समुद्री हवाएं जब बंद होंगी तो फिर कराची वाले हीट को बर्दाश्त करेंगे। बाकी मानदा मुल्क में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, इस पे भी हम बात करेंगे ही। जब हम टेम्परेचर्स बढ़ने की बात कर रहे हैं तो देयर इज समथिंग गुड व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेटिंग टेम्परेचर्स, एंड दैट इज शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये है कि PSL के जो बाकी मैचेस हैं, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेऑफ्स और उसके बाद फाइनल, उसको इजाज़त मिल गई है। फाइनल को तो पहले ही देखने की इजाज़त मिल गई थी स्टेडियम में, लेकिन अब प्लेऑफ जो है वो भी शायकीन देख सकेंगे स्टेडियम में जाके। दरख्वास्त ये की है मोहसिन नकवी ने कि तमाम तर जो लोग हैं वो ऑस्टेरिटी के साथ
यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और पहुँचें। अब अल्लाह करे कि हर जगह ऑस्टेरिटी का ही इस्तेमाल हो और कराची वाले कुछ ज़्यादा ही ऑस्टेरिटी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो वैसे ही मैच देखने नहीं जाते। तो हाँ, ऐसा ना हो कि हाँ। आप घरों में बैठ जाएं अपने। अच्छा, कराची वालों से कल प्लीज। बात तो हो रही थी, तो कराची वाले बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे थे। अब जितनी एक्साइटमेंट आपने शो की है, ये ग्राउंड में भी दिखाइए। सिर्फ 500 रुपये का टिकट है हर इनक्लोजर के लिए। तो ये पहले आइए पहले पाइए वाला हिसाब हो गया है। अब 500 का इनक्लोजर है। आप किसी भी इनक्लोजर के लिए जाएंगे, जहां पर भी बैठकर आप देखना चाहेंगे, वेबसाइट से भी आपको मिल सकती हैं। और गालिबन आज ही शाम से आपको ये टिकट्स, जो पेपर टिकट्स होते हैं, वो भी आपको दस्तयाब होंगे। तो जाएं और प्लेऑफ्स को एंजॉय करें, क्योंकि मैचेस जो हैं अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं PSL के। ऑल राइट, तो इसी के साथ चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी के जानिब। और एक प्लान सामने आ गया है, और वो प्लान पाकिस्तान के थ्रू ईरान ने अमेरिका को भेज दिया है कि आपना हॉर्मुज़ खोलने के लिए हम तैयार हैं, जंग ख़त्म करने की तजावीज़ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन ये है कि जौहरी मुज़ाकरात को जो है वो बाद के लिए रखा गया है। तो ईरान ने आपना हॉर्मुज़ खोलने और जंग बंदी ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, ताहम जौहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौका रखने की बात की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह प्लान पाकिस्तान के ज़रिए आगे बढ़ाया है, जिसमें पहले जंगबंदी और नाकाबंदी के खात्मे पर जोर दिया गया है। लेकिन वाशिंगटन से सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से पेश की गई ये नई तजावीज़ है, इससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, एनएस फैसली सिंह सो अमरीकी सदर ताहाल दबाव बरकरार रखने के हक में दिखाई देते हैं और आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियां जारी रखकर ईरान को मजीद रियायत देने पर मजबूर करना चाहते हैं, रियायत ना देने पर मजबूर करना चाहते हैं। सो बेसिकली हो ये रहा है कि प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर किसी तरीके से, ताकि जो टर्म्स रखी गई हैं ईरान के सामने, उसको प्रेशराइज किया जा सके कि वो उन मामलात के ऊपर बात करें। मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। मुनव्वर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अब आपको भी सुबह बखैर, आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को, सबको सलाम। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू ईरान का मैसेज अमेरिका तक तो कन्वे हो गया है, बट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आई मीन, अगर हम आबनाए हुर्मुज़ की ही सिर्फ बात करते हैं और ईरान ये चाहता है, बट आपको लगता है ट्रंप ये चाहेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ खुले बगैर कोई न्यूक्लियर डील साइन हुए हुए? मुझे लगता है कि अगर मैं फिनोमिनोलॉजिस्ट अप्रोच लूं, लाइक आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन टू द शू ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, तो मैं मुश्किल हालत के अंदर हूं। एक तरफ तो अगर मैं हमला करना चाहता हूं तो उसके कोई रिजल्ट वो खास नहीं निकलेंगे, पहले हमले से कोई ज्यादा बेहतर नताइज हमारे सामने नहीं आएंगे। और अगर जंग नहीं करना चाहता और इससे बाहर निकलूं, तो उस सूरत के अंदर मेरी ह्यूमिलिएशन होगी। इनफैक्ट विद इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तनकीद बहुत ज्यादा होगी। मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हैं, तो लिहाजा मैं इस पोजीशन में हूं कि न फैसला करके ही जो है मैं सुकून में रहूंगा। तो इस वजह से वो एक फिक्शन पर मबनी आपको एक कहानियां बनाते हुए नजर आते हैं। वो आपको ये कहते नजर आते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे कहा है कि ये कर दें और वो कर दें, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है। कल हम देख रहे थे कि जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, लेविट कैरोलाइन, उन्होंने ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि चूंकि न्यूक्लियर इशू, जो नया प्रपोजल ईरान ने भेजा है पाकिस्तान के थ्रू, उसके अंदर न्यूक्लियर इशू एड्रेस नहीं किया गया, और जब तक न्यूक्लियर एड्रेस, तो ऐन मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसे रिजेक्ट कर दें। हालांकि जो ईरान की अप्रोच मुझे नजर आ रही है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन की नजर आ रही है कि एक कंपार्टमेंट में आप अब बात करें, इसे मैनेज करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें, बिकॉज इससे जो मुतासिर हो रही है वो ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, और इसके अंदर अमेरिका के दुश्मन नहीं है, अमेरिका के दोस्त भी हैं। तो इकोनॉमिक जो रिसेशन है, अगर वो वजूद में आता है तो वो खुद अमेरिका के लिए भी बेहतर नहीं है। तो मसमसे का शिकार इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसे मैं डायलेमा कहता हूं। इनफैक्ट एक तरफ इजरायली प्रेशर है, दूसरी तरफ अमेरिकन मागा का प्रेशर है, और तीसरी तरफ इंटरनेशनल सिचुएशन है जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद आ रही है। मुनव्वर साहब, इस सारे मामले में संजीदा कौन नजर आ रहा है? ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। कौन सी पार्टी जो है उसने सबसे ज्यादा लॉस इनकर किया,
लेकिन फिर किस पार्टी ने आगे बढ़ के मुज़ाकरात में पेश वो रहा, और उसके बाद वही पार्टी जो है अब वो अगर एक प्लान अगलों को समझ में नहीं आ रहा तो वो दूसरा प्लान भी दे रहे हैं। वही पार्टी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी मुलाकात कर रहा है। अब और मजीद क्या करे ईरान? मतलब उसने तो अपनी दे दी ना, जितनी भी तजावीज़ थी वो दे दी। व्हाट्स नेक्स्ट ऑन ईरान पार्ट देन? मेरा अपना साथी ख्याल है कि ईरान को इस बात का एहसास है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर है, और जिस तरह चेस बोर्ड पे गेम नहीं खेली जाती उस तरह से ईरान गेम खेल रहा है। ईरान ने नो डाउट बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और उनकी सोवेरेनिटी को वायलेट भी किया गया है। इसी वजह से हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान के बैक पे आपको नजर आया कि ये बातचीत हो, लेकिन वो ईरान को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करे, बिकॉज ईरान की खुद मुख्तियारी का सवाल पैदा होता है, और इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन है वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुआ है। तो लिहाजा ईरान को इस वक्त ये एहसास है, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पे मल्टीपल प्रेशर्स हैं। एक तो चाइना का प्रेशर है, बिकॉज 14 मई को वो चाइना तशरीफ ले जाएंगे, और चाइना चाहता है कि जो बाहमी मसाइल हैं उन पे बात हो, न कि ईरान वाले मसले पे बात हो। दूसरा ये कि खुद मैंने जिस तरह का अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आपकी गैसोलीन $5 पर गैलन पे चला जाए तो ये अमेरिकन के लिए बर्दाश्त से बाहर है, और गालिबन यही वजह है कि उनके ऊपर हमला भी हुआ है। और ये कल लेविट कैरोलाइन ये भी कह रही थी कि 2 सालों के अंदर 3 दफा हमला हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। और इसी तरह से 1981 में प्रेसिडेंट रेगन पे भी हुआ था, जिस वक्त उन्होंने वॉर स्टार्ट की थी फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो अंदर का भी प्रेशर है, और फिर जो आपके इत्तेहादी हैं, जो मल्टीलैटरल अप्रोच के जरिए से आप दुनिया में अपनी इजारादारी को रखते थे, वो भी आपसे दूर हट गए। यूरोप दूर हट गया है। फ्रांस का ये कहना कि हम तीसरे रास्ते को अख्तियार करेंगे, न अमेरिका का न चाइना का। और मार करने का इस वक्त जो डिफेंस एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, उसके खात्मे का ऐलान करना, और फिर जर्मन चांसलर का यानी 2 दफा बयान आया एक हफ्ते के अंदर। वो कहते हैं कि ईरान बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं और बड़ा जबरदस्त गेम कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन जो है वो इसके अंदर ज्यादा हमें कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये कि ईरान को पता है कि मल्टीपल प्रेशर्स हैं अमेरिका के ऊपर। तो ये वो टाइम है जहां पे इसको, इस नेगोशिएशन को हम सिलसिलेवार लेके जाएं। उन्होंने 3 फेजेस की बात की। पहले फेज के अंदर आप ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, जंगबंदी की बात करें, और दूसरे फेज के अंदर आप जाके फिर हम न्यूक्लियर उसके ऊपर बात करेंगे। इस फेज के अंदर, अर्ली फेज के अंदर जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम है ईरान का, उसको उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पे टॉक्स को आप सस्पेंड करें। मेरा ख्याल है कि जो रशिया जाना है ईरान का और ओमान जाना है, वो 2 लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओमान ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, गालिबन उसको इंटैक्ट करवाने गए हैं। और दूसरा ये कि रशिया ने ऑफर दी थी, आपको याद होगी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफर दी थी कि हम अगर रख लें ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम, हम रख लें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐन मुमकिन है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक वे आउट तो चाहिए, तो ऐन मुमकिन है कि इस प्रपोजल को दोबारा कर लें। ओके, बिल्कुल ठीक है। जस्ट वन लास्ट थिंग मुनव्वर हुसैन साहब, एंड दैट इज कि पाकिस्तान ने इसमें अपना जो पार्ट प्ले करना था वो उसने अपनी हद से ज़्यादा बढ़ के किया है, और उस पर पूरी दुनिया हैरान भी है। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू डू जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, या फिर पाकिस्तान इज डन इट्स पार्ट एंड नाउ पाकिस्तान शुड सिट बैक? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने तो अपनी बसात से ज्यादा एफर्ट डाली है। आप देखें ना कि आपका इस्लामाबाद सारा लॉकडाउन रहा है, क्वारंटाइन रहा है, और फिर इसमें बहुत सारे कारोबारी लोग हैं वो भी मुतासिर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस वो भी मुतासिर रही हैं, फकत इसलिए कि ये जो टॉक्स हैं ये कामयाब हो जाए। इसमें हमारा एक मफाद तो ये भी था, चूंकि हम 900 किलोमीटर बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 कॉर्नर स्टोन आपको नजर आते हैं। एक तो जो जिन्ना साहब का विजन है, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, और दूसरा ये कि मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात और वहां पे हम आहंगी का पैदा होना और उनके मसाइल में उनके साथ खड़ा होना, और तीसरा जो 3 C's पॉलिसी है, कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये तो 3 वजूहात हैं। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, एक तो चाइना ने हमें पुश किया, हमारी हिमायत की कि आप ये काम करें। दूसरा ये कि पाकिस्तान के सब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन।
और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज के बहुत ही करीबी ताल्लुकात आपको नजर आते हैं। वो कंसिस्टेंटली इनका नाम लेते हैं, इनकी तारीफें करते हैं। और फिर ईरान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, स्पेशली 12 दिनों की जो जंग हुई उसके बाद ईरान पाकिस्तान बहुत करीब आए हैं। जी। उससे पहले जो गलत फहमियां थी और ईरान की जो कुर्बतें थी इंडिया के साथ, वो अब दूरी में तब्दील होते नजर आ रही हैं। कल आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से भी आई और उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद करें। और फिर आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो अब्बास इराक़ची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है वो इन टच है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो मेरा ख्याल है एक राइट। कंसेंसस मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब के दरमियान में, और तुर्की और इजिप्ट भी इसमें शामिल हैं। और ये कंसेंसस जो है वो 3 ममालिक के खिलाफ मुझे नजर आ रहा है कि जिसपे आपको इंडिया, इजराइल और यूएई है। ऑल राइट, मुनव्वर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब देखें कि ईरान ने जो प्रपोजल दिए हैं, जस्ट एन आवर बिफोर खबर ये आई है अमरीकी मीडिया से कि ट्रंप उस पर सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या अमरीकी जो टीम है वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी या फिर वो दोबारा ईरान को रिवर्ट बैक करेंगे, या सिलसिला कब खत्म होगा? विल टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आबदा होर्मुज और ईरानी बंदरगाहों की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान जाने वाले सामान की तरसील के लिए 6 ज़मीनी रास्तों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है ताकि रुकी हुई तिजारत को दोबारा चलाया जा सके। अब कराची पोर्ट पर फंसे 3,000 से ज़ायद कंटेनर्स जो हैं उनके पेश नज़र वजारत तिजारत ने यह नया ऑर्डर जारी किया है, ट्रांजिट ऑर्डर 2026, जिसके तहत अब सामान ज़मीनी रास्तों से ईरान पहुंचाया जाएगा। इस फैसले का मकसद न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों को बहाल करना है बल्कि खित्ते में सप्लाई चेन को भी मुस्तहकम करना है। अच्छा, हुकाम ये बता रहे हैं कि जो तरसील है ये कस्टम्स कवानीन और बैग गारंटी के तहत होगी, जबकि मखसूस रूट्स के ज़रिए ही सामान महफूज अंदाज में ईरान मुंतकिल किया जाएगा। और इस पर एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि ये इकदाम जो है वो जो मौजूदा बहरान इस वक्त पैदा हो गया है ईरान और यूएसए की जंग की वजह से, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम तजारती प्लेटफॉर्म है जिसे खोल सकता है। इसी पर बात करते हैं। आसिफ सखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नायब सदर हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। एक तो ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये ईरान को भी फैसिलिटेट कर पा रहा है। किस तरह से ये ट्रांजिट जो है ईरान और पाकिस्तान की राहदारी में दोनों मुल्कों के लिए इकनॉमिकली अच्छा साबित हो सकता है? वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। ये जो एग्जाम उठाए जो ऐसा हुआ है 691 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जो अपना ईरान के लिए हम अपना ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो अलाउ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदे होंगे और ईरान के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी बहुत फायदा होगा। इस वक्त तकरीबन 3,000 प्लस कंटेनर जो है वो पोर्ट में रुके हुए हैं, जो ईरान जाने थे, जो अरबस बंद होने की वजह से, तो वही जबरदस्ती से ईरान जाने थे, पर वो अभी कराची पोर्ट से उतरे हुए हैं और भी कंटेनर अभी आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। तो अगर ये काम जो अभी इसमें एफटीआर ने भी थोड़े रूल ऑफ रेगुलेशन बनाने हैं और सिस्टम को बनाना है, तो ये कंटिन्यू काम होगा और इंशाल्लाह इससे पूरी ईरान और पाकिस्तान की ट्रेड को बहुत फायदा होगा। अब इसमें थोड़ी सी 2-4 छोटे से प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह 2-4 दिन में हल हो जाएंगे। इसमें प्रोग्राम पूरा बनाना पड़ेगा PSW के तहत, तो एफटीआर जो काम भी कर रही हो, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। आसिफ साहब, जब हम पाकिस्तान ईरान की तिजारत की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है इन दोनों ममालिक का, लेकिन जाहिर सी बात है माजी में अमरीकी पाबंदियों की वजह से उतना ज़्यादा हमने इस स्कोप को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये हौसला अफजा इसमें बात यह है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ये होगा। आपको पता है कि ईरान का जब भी मामला आता था तो वहाँ पे एक ये मामला आ जाता था कि बैंकिंग चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी बल्कि ईरान के लिए भी, कि बहुत अरसे बाद इस तरह की चीज़ होने जा रही है इन दोनों ममालिक के इकोनॉमिक टाइज में। इंशाल्लाह जैसे अभी पाकिस्तान पीस मेकर का रोल अदा कर रहा है और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि ईरान से जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी
उसके बाद ये बहुत बड़ी ट्रेड हम कर सकेंगे, क्योंकि बैंकिंग चैनल भी ऑन हो जाएंगे। इस वक्त बैंकिंग चैनल ऑन नहीं है, इस वक्त हम सिर्फ चार्जेस ट्रेड कर रहे हैं। फिर हम प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकेंगे वाया ईरान। तो ये इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस दिन ये बैंकिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई और ईरान पे से पाबंदियां हट गई, तो ये बहुत बड़ी ट्रेड हो जाएगी और इससे दोनों मुल्कों की आवाम को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। ईरान में काफी चीजें सस्ती हैं जो पाकिस्तान में आएंगी, तो आवाम को फायदा होगा और अपना इन्फ्लेशन कम होगा। इसी तरह पाकिस्तान से बाई रोड जो चीजें ईरान जाएंगी और फिर बाई सी का रोड भी खुल जाएगा, तो बंदर अब्बास को हम गवादर को बंदर अब्बास ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के लिए जल्द से जल्द इनके मुज़ाकरात कामयाब हों और इनसे से सैंक्शन हटे, ताकि हम ईरान के साथ लीगल बिजनेस कर सकें। ठीक है, और ये तो आगाज़ है, इसको इस तनाजुर में किस तरह से देखा जा रहा है कि जब अगर कोई डील फाइनल हो जाती है और ईरान के ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं, तो उस सूरत हाल में इस रूट की क्या अहमियत रह जाएगी फिर? तो उस वक्त तो हमारे इस रूट की बहुत बड़ी अहमियत बन जाएगी, क्योंकि ईरान से बहुत सारी चीजें जो हम इम्पोर्ट करेंगे, जो इसको हम दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत महंगी पड़ रही है हमें। जी। ईरान से हमें वो चीजें बहुत सस्ती पड़ेंगी और हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और दूसरा जो हमारा इसका रूट बंद है अफगानिस्तान वाला, जो हम सेंट्रल एशियन रियासतों को सामान भेजते थे अपना, वो भी अब हम ईरान के थ्रू भेज रहे हैं। तो ये सारे काम अगर ऑफिशियल इसकी पाबंदी हट गई, तो इससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त। आसिफ साहब, जो रूट्स हैं गवादर कराची और उसमें एक है तफ्तान रूट्स, ये ट्रांजिट के लिए मुख्तस होंगे। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब इस तरह के ट्रांजिट रूट्स मुख्तस होते हैं तो वहाँ की जो लोकल इकॉनमी है ना, हम तो चलें रीजनल इकॉनमी पे हमने नज़र डाली हुई, लेकिन जो उस इलाके की लोकल इकॉनमी है वो कितना ज़्यादा फ्लरिश करती है? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे अभी ईरान से हमारा ऑफिशियल ट्रेड नहीं थी, और बलूचिस्तान में जो ईरान की प्रोडक्ट थी, ऑयल वगैरह जो स्मगलिंग होता है, वो कितना सस्ता मिल रहा था। अगर ये हम ऑफिशियल इम्पोर्ट शुरू कर दी, तो लोकल जितने वहाँ इलाके हैं बलूचिस्तान में, तो उनको और भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर में है। और ईरान से अगर कराची तक ट्रांजिट लाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम होगी, जिससे उनको काफी बेहतर और सस्ती सामान मिलेगी। सही। और मेरे ख्याल में आज साहब, ये मकामी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ की जो मकामी कम्युनिटी है उसको इससे फ़ायदा हासिल होगा, एट द सेम टाइम आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए वहाँ की कम्युनिटी को मज़ीद इंगेज करने के लिए? क्योंकि ये जो वहाँ के बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, जो काफी अक्सर लेफ्ट हो गए हैं, उनको हमारे से शिकायत की गई है कि उनके लिए कुछ नहीं करें। उनकी जो वहाँ छोटी छोटी मार्केटें बना दें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ दुकानें बना के दें, ताकि वो ईरान की जब हमारी ऑफिशियल ट्रेड शुरू हो जाए तो वो अपना कारोबार करें छोटे सरमाए के लिए, और हम्म। उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाए ताकि वो बिजनेस करें और अपने हालात को बेहतर करें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आसिफ सखी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक अच्छी चीज़ तो है कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान ट्रांजिट रूट्स खुले हैं, देखते हैं कि ये लॉन्गर रन में कितना दोनों ममालिक को फ़ायदा देती है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। तो जनाब, पाकिस्तान नेवी अपनी तारीख के सबसे बड़े दिफाई मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसके तहत मुस्तकबिल करीब में 8 जदीद हिंगोर क्लास की आबदोज़ें जो है वो बहरी बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी, और ये मनसूबा पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियत में एक बड़ी इनकलाबी पेशरफ करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे की ख़ास बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, जिसके तहत 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड पर तैयार की जा रही हैं, जो मुल्की दिफाई खुद इन्हिसारी के लिए एक तारीखी कदम समझा जा रहा है। इस मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब। आप दिफाई तजकार हैं। एडमिरल साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, प्लीज़ टॉक अस थ्रू, कितनी बड़ी ये गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में, जब हमारे एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो ब्लू ओशन नेवी लेके बैठा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान नेवी अपनी सलाहियतें, अपनी इस्तादकार
चैलेंजेस को देखकर बढ़ाती हैं, ये 8 हंगोर क्लास आबदोज़ें कितनी बड़े गेम चेंजर साबित होंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का और ये बताने का कि ये क्या हमारे डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान बहरिया में। आप लोगों को सबको बहुत मुबारक हो। ये मुल्क और कौम के लिए एक बहुत अच्छा मौका और वक्त आया है। हमारी जो ज़ेरे आब क़ुव्वत थी, उसमें थोड़ा-सा हमें ज़रूरत थी कि हम नई इंडक्शंस करें और उसके लिए हम इससे पहले फ्रेंच सबमरीन्स जो डैफ्नीज़ और अगुस्तास थी, उनको ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे थे। वो थोड़े से अभी एज्ड प्लेटफ़ॉर्म भी हो गए थे, तो हमें बहुत अशद ज़रूरत थी कि हमारे पास नए और पोटेंट किस्म के प्लेटफ़ॉर्म्स आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 8 सबमरीन्स हैं हंगोर क्लास, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के बहरी बेड़े में शामिल हो जाएंगी। और ये कोई आम सबमरीन्स नहीं है, ये कन्वेंशनल सबमरीन। देखिए, 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और एक कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और हम वही ऑपरेट करते हैं। कन्वेंशनल सबमरीन्स में एक जो थोड़ा-सा उनको डिसएडवांटेज होता है, वो ये होता है कि उनको सरफेस पे आना होता है इन 24 आवर्स, तो अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। अच्छा, ये उसका वो वल्नरेबल टाइम होता है जिसमें वो डिटेक्ट हो सकती है, और अगर सबमरीन आबदोज़ डिटेक्ट हो जाए तो वो कंसिडर की जाती है कि जैसे वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि वो भाग नहीं सकती, उसकी स्पीड स्लो होती है। तो अब जो पाकिस्तान की सबमरीन ये जो अभी हंगोर आई हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी जो एक खूबी है वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है, जो उसको एक्सटेंडेड एंड्योरेंस देती है, यानी कि ज़ेरे आब रहने के लिए उसकी वो जो सलाहियत है, वो उसको ज़रूरत नहीं है अब 24 घंटे के बाद ऊपर आने की, वो बहुत बढ़ गई है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सबमरीन की डिस्क्रीटनेस बढ़ जाती है, यानी कि उसके डिटेक्ट होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। जब ये होता है तो वो एक और पोटेंट और एक ऐसा थ्रेट बन जाता है जिससे दुश्मन के ऊपर और दहशतदारी हो जाती है। और मेरा ख्याल है इसका, अगर मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बताता चलूँ कि जो इसके अंदर माशाल्लाह हथियार हैं, इसके पास जो ट्यूब्स हैं, उससे ये 2 तरह की चीज़ें फायर कर सकते हैं जो मेन वेपन्स हैं। उनमें हैवी वेट टॉर्पीडोज़ हैं, जो कि ज़ेरे आब ही आते हैं और आके अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। और दूसरा जो है वो उसमें से आप क्रूज़ मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भी अपने टारगेट को, हदफ को निशाना बना सकते हैं, और ये भी सलाहियत रखते हैं कि सरफेस शिप्स को और सरफेस टारगेट्स को भी निशाना बनाएं। तो ये इनकी और फिर इसमें एक और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सूट्स हैं, और इसके अपने बहुत अच्छी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन और मुश्किल हो जाएगी, यानी कि ये एकूस्टिक रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और दुश्मन को जो सोनार का प्रिंसिपल है वो साउंड वेव्स पे होता है, उसको भी यानी कि बहुत मुश्किल होगा कि इन सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जाए। ये पाकिस्तान और चाइना का, जैसे बता रहे थे, टीओटी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज गोइंग टू बी, ये एक वाकई गेम चेंजर है, और ये एक बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन वापस लेकर आएगा फॉर पाकिस्तान नेवी एंड फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ। डेफिनेटली नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरी हमारी नेवी सर्विसेज को, फोर्सेस को, इस इंडक्शन के लिए जो कि जल्द होने जा रही है। ये पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत बनाएगी। ऑलराइट, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। विल बी राइट शॉर्टली आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तो जनाब, आज से पीएसएल का एक्साइटिंग मरहला शुरू हो रहा है, और जो फैंटास्टिक फोर, फाइनल फोर है, उनका तो डिसीजन पहले हो गया था। तो आज से प्लेऑफ्स, और प्लेऑफ्स में आज का जो पहला मैच है वो ये डिसाइड करेगा कि आगे कौन बढ़ेगा। तो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची में ये प्लेऑफ का पहला मैच। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार, अस्सलाम वालेकुम। यार, फाइनल फोर का फैसला तो हो गया है, आपके हिसाब से यही 4 टीमें डिजर्व करती थी, या आप किसी और को भी देखना चाहते थे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नहीं, बिल्कुल
चारों डिजर्विंग टीमें हैं और हम ये कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स थोड़े से जो है ना वो बदकिस्मत रहे कि अच्छी कारकर्दगी भी दिखा दी आखिरी 1-2 मैचेस में, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी चीज़ करके मतलब आगे निकल गया जो कि क्रिकेट में बहुत कम होता है। यानी कि आप तकरीबन 250 रन बनाएं और फिर उसके बाद 150 के अंदर आउट कर दें, और ये वैसे तो आप जीत जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इतना आसान नहीं होता। तो फुल क्रेडिट टू हैदराबाद। और मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि चारों डिजर्विंग टीमें ही पहुंची हैं। पेशावर को देखें 9 मैचेस जीते हुए, इस्लामाबाद हमेशा की तरह टॉप 2 के अंदर, मुल्तान की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही, और बाकी जो टीमें हैं खासतौर पर कराची और लाहौर की अगर मैं बात करूँ, इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद मुझे लगता है कि अपनी गलतियों, कुछ छुट्टियों की वजह से, कोई कंट्रोवर्सी की वजह से ये सारा मामला रहा। लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। वो जो टीमें पहुंची हैं चारों, मेरे ख्याल में उनकी ज़्यादा बात करनी चाहिए। बिल्कुल डिजर्विंग टीमें जो है वो प्लेऑफ में पहुंची हैं। अब्दुल गफ्फार भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान को हमेशा से ही हमें ये पता है कि मिडिल ऑर्डर का मसला दरपेश रहता है। इस बार का जो पीएसएल हुआ है, आपको लग रहा है कि इससे हमारा मिडिल ऑर्डर का जो मसला है सॉर्ट आउट हो गया है? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। ये बहुत अरसे से हमारी प्रॉब्लम चल रही है, और ये वाकई एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हमें वर्ल्ड कप में भी प्रॉब्लम हुई। हम बाबर को नंबर 4 पे ले गए, जी। इसी तरह हमने देखा उस्मान खान खेल रहे थे, हमारे पास शादाब भी खेले, नवाज भी खेले, लेकिन इस लीग में ना सही, बल्कि इससे पिछली लीग में भी हमारे कुछ लड़कों ने ग्लिम्स दिखा दिए थे। जैसे इरफान नियाजी हमारी टीम तक भी आए, लेकिन फिर हमने ड्रॉप कर दिया। हसन नवाज इसी तरह पाकिस्तान टीम में आए, सेंचुरी उन्होंने बतौर ओपनर जरूर बनाई थी, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, 1-2 मैचेस फिनिश किए, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही। अब्दुल समद के अंदर भी पोटेंशियल मौजूद है। फिर हमें कुछ इरफान मिन्हाज की बात कर लें, और कुछ हमारे जैसे ऑलराउंडर की हमें थोड़ी ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि आपका जो मिडल ऑर्डर है उससे लिंक्ड होता है आपका लोअर ऑर्डर और फिर एक ऑलराउंडर। लेकिन ये जो 3 लड़के जिनका मैंने स्पेशली बताया आपको, उसमें उस्मान खान को भी आप इसलिए शामिल कर सकते हैं कि फ़िलहाल विकेट कीपिंग के लिए उनके ही रन्स हैं। बाबर रिजवान की इस वक्त जो है ना वो क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किलात में है, जब तक वो नहीं निकलते तब तक के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेकिन जो अब्दुल समद हैं, हसन नवाज हैं, और इसी तरह अगर आप बात करते हैं इरफान नियाजी की, ये तीनों पिछले साल भी पीएसएल में ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस की हैं। इनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। गो के अब T20 वर्ल्ड कप दूर है, हमें अब ओडीआई वर्ल्ड कप पे फोकस करना है, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है। एक हमारी ट्राई सीरीज भी जो है वो प्लान हो रही है अक्टूबर-नवंबर में, जो मेरे इल्म में आया कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका खेलेंगे। सो ऑल द फोकस विल बी ऑन ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन यही लड़के, अगर आप इस बात को मैं थोड़ा इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं, तो यही लड़के T20 के साथ ओडीआईज में भी आपको अब ट्राई करने चाहिए। इनके साथ अब 1-2 ऑलराउंडर्स को आपको ग्रूम करने की जरूरत है। अच्छा गफ्फार, ऑलराउंडर्स की आपने बात की, तो क्या हमें इस पीएसएल से कोई मिला अच्छा ऑलराउंडर, या फिर आगे आने वाली सीरीज में हम वही पुराने वाले देखेंगे? आमिर जमाल एक ऐसे ऑलराउंडर पोटेंशियल थे जिनको मुझे लगता था कि आगे जाना चाहिए था, बट वो बहुत सारी वजूहात की बना पर, इंजरी है उनके साथ, फिर कंसिस्टेंसी, कुछ फॉर्मेट में उनको आगे पीछे किया गया, वो एक पोटेंशियल हो सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने गाहे बगाए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अचानक से फिर वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, ना वो बैटिंग में नज़र आते हैं ना बॉलिंग में। यही नवाज के साथ कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको बॉलिंग ही नहीं मिलती। ऑलराउंडर तो वो होता है जो कि आपको हर मैच में आपका इंटीग्रल पार्ट हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त बड़ा फुकदान है। शादाब की परफॉर्मेंस आप देखें, नवाज की देखें, इमाद वसीम तो चले अब इंटरनेशनल खेलते नहीं, लेकिन अब हमें जैसे इरफान मिन्हास हैं और एक आध लड़का मेरे ज़हन में अगर नहीं आ रहा, तो हमें यंग, मेरा किसी कहने का मतलब ये है कि T20 के लिए तो अब आप सिर्फ यंगस्टर्स पे ही रिलाय करें। आपके पास जितने यंग ऑप्शन है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पुराने ऑप्शन पे जाएं, अब आपको नए ऑप्शन पे जाना चाहिए। आप उन लड़कों को ट्राई करें। बाय द वे मास सदाकत में भी क्वालिटी है, हाँ, तो आपको अवॉर्ड निकाल के दे दें। साइम वजूब की फॉर्म बड़ी खराब है, वरना उनमें भी क्वालिटी थी, लेकिन हमें डाउन डी ऑर्डर हमें बॉलिंग ऑलराउंडर्स की जरूरत है। जैसे आपको याद है माजी में एंडी फ्लिंटॉफ की हम बात करते थे, अब्दुल रज़ाक की, आज़म महमूद की, मतलब ये पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर थे। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करता हूँ रज़ाक अजहर जैसे ऑलराउंडर की, ऐसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को अरसा हो गया नहीं मिला। उम्मीद है कि आगे चल के हम किसी यंगस्टर को ग्रूम करें, लेकिन फिलहाल अगर हम उससे ऑनेस्टली पूछें, कोई क्लियर कट ऑप्शन हमारे पास नज़र नहीं आता। चलो जब अब बैटिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं, और बैटिंग में बाबर बड़े अरसे बाद अब फॉर्म में वापस आ गए हैं। क्या लग रहा है आपको अब्दुल गफ्फार भाई, T20 में वापसी हो पाएगी बाबर की अब? और अगर हो गई, लेट्स से अपने नंबर पे खेलेंगे एज एन ओपनर? 100% होगी, क्योंकि देखें आपके पास और चॉइसेस नहीं है। साइम वजूब की फॉर्म नहीं है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं
साहबजादा फरहान आपके इनफॉर्म बैट्समैन है, फ़खर जमान, बाबर आजम और अगर आप बात करते हैं साहबजादा फरहान, यही 3 हमारी बैटिंग के पिलर रहेंगे। इसके अराउंड हमें टीम बनानी पड़ेगी। आपके पास उस्मान खान जैसे इस वक्त आप में देखें, उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोग कहेंगे यार उस्मान परफॉर्म नहीं करता, लेकिन क्यों ना बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि चौथे PSL 100 कर दिया उन्होंने, तो आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो बाबर आजम ज़रूर होंगे, उनका लीग भी अच्छा गया है, लेकिन समझने की बात क्या है कि उनको वही सपोर्ट पाकिस्तान टीम में चाहिए होगी जो पेशावर ज़ल्मी में मिली, यानी कौशल मेंडिस उनके साथ पूरी लीग में रन्स करते रहे। जब एक प्लेयर उनके साथ रन्स करता है ना, पार्टनरशिप करता है, जैसे रिजवान के साथ उनकी एक ज़माने में ओपनिंग थी, तो वो खुलकर खेलते हैं और वो बेनिफिशियल होता है पाकिस्तान टीम के लिए। एक प्लेयर पर कभी भी कोई टीम इन्हें नहीं कर सकती, तो बाबर आजम पिक हो भी जाएं तो उनको कौशल मेंडिस जैसे ना एक सपोर्ट की जरूरत रहेगी। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है गफ्फार भाई, थैंक यू सो मच। तो आज शाम में पहला मैच है जनाब प्लेऑफ का, यूनाइटेड वर्सेस ज़ल्मी, और देखते हैं कि कौन आगे जाता है। अभी हम एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे इसके लिए। गो एंड वॉच। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। वेल, इस वक्त शहर कराची की अगर बात की जाए, अब बाहर निकलें तो इस वक्त सूरज जो है अभी 12 नहीं बजे, लेकिन वो 12 बजा रहा है, 7 पे आ गया। मुझे और कोई उर्दू के मुहावरे याद आ नहीं रहे कि जिनमें गर्मी की तमाज़त को मज़ीद वसी करके बयान किया जा रहा हो। सिंपल सी बात है, बहुत गर्मी हो रही है। ये सिर्फ कराची पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का मरहला हो रहा है, और वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि एल नीनो का ताकतवर सिस्टम 2026 के वस्त तक वापस आ सकता है, और ये एक मौसमी रुझान है। एल नीनो, इसके साथ चलता है ला नीना। एल नीनो जो है वो रुझान है कि जो दर्जा हरारत है उसको ऊपर लेके जाता है, समुद्री हवाएं जो हैं वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्मी होती है। वेदर एक्सट्रीम्स जो कि हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि हमें तंग करने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम उस रीजन में रहते हैं जहां पर ये वेदर चेंजेस जो हैं, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उसमें जून जुलाई है, मई है, इसमें और इंक्रीमेंट आ जाता है, और ऐसे में फिर सैलाब के खदशात और दीगर सारे मामला जो कि हमने पिछले साल भी देखे, एक एक्सट्रीम इफेक्ट इस दफ़ा भी हम देखने जा रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। आप माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहिबा। यकीनी तौर पर एल नीनो इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो पाकिस्तान उसे विटनेस करने जा रहा है। हम देखते हैं कि ये इफेक्ट हमें बार बार अफेक्ट करता है। इस बार टेम्परेचर कितने राइज पे जा सकते हैं, और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ की क्या सूरत हाल बनेगी इस एल नीनो की वजह से? जी, एल नीनो का प्रोसेस जो है वो बहरुल काहिल से स्टार्ट होता है, और पूरी दुनिया में बहरुल काहिल जो है वेदर एमेलियोरेटर भी इसको कहते हैं, कि इसकी वजह से जो है मौसमियाती जो चेंजेस हैं वो साउथ एशिया की तरफ और इवन अमेरिका की तरफ जो है वो यहाँ से डिटर्मिन हो रहे होते हैं। तो बहरुल काहिल में साइंटिस्ट ने इस साल के शुरू में एक अजीब सी एनॉमली देखी। वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था, तो जिसपे तभी से प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि इस साल एल नीनो, बल्कि सुपर एल नीनो जो है वो साउथ एशिया के खित्ते की तरफ जाएगा। अभी ये सुपर एल नीनो फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम एल नीनो देख रहे हैं जिससे कि गर्म हवाएं और खुश्क जो गर्मी है वो इस तरफ आ रही है, और ख़ास तौर पे साउथ की तरफ जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज हैं उस तरफ जा रही है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट की पेशगोई महकमा मौसमियात ने की हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर जिसमें गर्मी और स्टीम बनती जाती है, और स्टीम बनने से जो है वो ऊपर से भी जो ट्रैप होके वो नीचे की तरफ अचानक आ रही होती है। तो इससे ये होता है कि ना कि सिर्फ दिन के टाइम टेम्परेचर बल्कि रात के टाइम टेम्परेचर में भी 2 से 5 डिग्री का समटाइम्स से ज्यादा का इफेक्ट हो सकता है। तो वो क्रॉनिक और सिवियर हीट जो है वो इंडोर हीट, ये सारे मामला देखने को मिलते हैं, और थोड़ा ड्राई स्पेल अगर रहे तो ये मजीद फसलों को नुकसान। तो डॉक्टर साहिबा जरा हमें डिफरेंशिएट तो करके बताइएगा। आप ये कह रही है कि फिल वक्त तो एल नीनो है, लेकिन ये सुपर एल नीनो भी बन सकता है। जब हम ऑलरेडी एल नीनो में टेम्परेचर राइज 3 डिग्री तक का देखते हैं, तो सुपर एल नीनो क्या होगा, और उसका इफेक्ट जब हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं कहाँ आपको ज़्यादा नज़र आएगा?
जी, सुपर एल नीनो को कहा जा रहा है कि ये जुलाई से पीक कर सकता है टिल सितंबर तक, और उसमें जहां मैं 2 से 5 या 2 से 3 डिग्री का कह रही हूँ, वो इससे ज्यादा डिग्री का फर्क आ सकता है। और उससे जो है, उससे एक नुकसान ये होता है कि चले गर्मी तो शदीद पड़ती है, लेकिन आपको पता है कि वो मौसम नमी वाला मौसम भी होता है। तो जब नमी होती है तो गर्मी की शिद्दत में अगर 45 है तो आपको 50 डिग्री फील होता है। एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस इसमें यह है कि उसमें ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती, उसकी वजह से लोकलाइज शदीद बारिशें ज्यादा हो सकती हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट खास तौर पे इसकी प्रेडिक्शन होती है। आपको याद है 2022 में भी इसी तरह एल नीनो स्टार्ट हुआ जी। था और हमने किस तरह सुपर फ्लड्स देखे थे। तो वो उस तरह का खुदा न खास्ता हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी और एल नीनो की वजह से इस तरह के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ गर्मी शदीद होगी इन आर सदर्न पार्ट, लेकिन वही गर्मी जब अपर पार्ट में भी पड़ेगी तो उससे ग्लेशियल मेल्ट ज़्यादा होगा। आई मीन इन सदर्न पार्ट्स एल नीनो की वजह से रिड्यूस्ड रेनफॉल होगा, लेकिन ऊपर से जब ज़्यादा ग्लेशियल बर्स्ट होगा तो ज़्यादा फ्लडिंग होगी। सो इज़ इट गोइंग टू बी अ वेरी टफ ईयर फॉर पाकिस्तान? I think it has been a tough years since 2022। मैं तो तभी से बात स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, ये एक थ्रेट है। जैसे आप ग्लोफ जो है, आपको पता है सर्दियों में भी उस तरह बादल ही नहीं बने और ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे थे, तो ये मजीद एग्रेवेट करेगी सिचुएशन। और इससे अपर इंडस बेसिन में जब फ्लडिंग होती है ग्लोव्स की वजह से, तो वो सैलाबी रेले डाउनस्ट्रीम आते हैं और एग्रीकल्चरल लैंड सबमर्ज कर देते हैं, डूब जाता है। तो वो हल्का सा भी फ्लैश फ्लड या कहीं पहाड़ों पर बारिशें हो गई रास्ते में, तो वो उस चीज को मजीद सिचुएशन को वर्स कर सकता है। लेकिन इसके एल नीनो के इम्पैक्ट्स अगर आप अभी भी देखें, अभी भी आप जब मेन किसी सड़क पे ट्रैवल करें, टेम्परेचर रिकॉर्ड करें और किसी ऐसी जगह जाएं जहां पुराने दरख्त लगे हुए हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको नजर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग पुराने जंगल काटते जा रहे हैं, इसके बावजूद कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और ज़राअत की कोई हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में पॉलिसी इस वक्त और मौजूद डॉक्टर नहीं है। साहबा, सबसे ज्यादा जो आपने बात की, मुझे एक कल की रिपोर्ट याद आ गई। 2% से कम ग्रीन कवर रह गया हमारे शहर कराची में। इस पर तो हम आगे चल के आने वाले शोज में बात करेंगे। अब अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये बताया जाता है कि एल नीनो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर 2 से 7 साल के पीरियड के बाद आता है। 7 साल के बाद आए तो इट बिकम्स नेचुरल। पाकिस्तान में आप जैसे कह रही हैं 2022, उससे पहले 2016 में आ चुका है, 2022-23 में आ चुका है, एंड देन अगेन। तो ये ज्यादा तेजी से पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं कर रहा? बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो और लानीना दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो अफेक्ट हो गए, वेदर साइकिल अफेक्ट हो गया और साउथ एशिया के पूरे खित्ते को इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी टेम्परेचर 50 को टच कर रहा है, वो हमसे ज्यादा वहां गर्मी पड़ रही है। तो ये पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है, जाहिर है उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे। बिल्कुल। और नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए कि ये सारा ज़राअत पे डिपेंड करता है। तो इस वक्त आपकी फसलें पक रही हैं, आम की फसल को नुकसान है, कपास को नुकसान है, केले की, ये सब्जियों की, इन सारी फसलों को नुकसान है, बीमारी ज्यादा फैलती है। तो ये पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट कर रहा है। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितना % आपका ग्रीन कवर की वजह से मसाइल हमारे पैदा हो रहे हैं और कितने जो बाकी पोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं? देखिए, अब एल नीनो को आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन जो आपके लोकलाइज कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे जहां जहां ग्रीन कवर, ग्रीन बफर्स और जंगलात लगे हुए हैं, शहरों में जंगलात हैं या आसपास, वो जंगलात इस गर्मी की शिद्दत में कमी लाने का बाइस बनते हैं। और एक और चीज कि जहां जंगलात होते हैं उस जगह का अपना भी माइक्रो क्लाइमेट होता है, तो उसकी वजह से भी बादल बारिश बन सकते हैं। अगर जंगलात नहीं होंगे तो ये एल नीनो होगा तो मजीद आपके उधर इम्पैक्ट करेगा। मैं आज ही पढ़ी थी कि मोटरवेज के गिर्द कभी हम जंगलात लगाया करते थे, वहां से भी दरख्त काट के हम उनको चौड़ा कर देते हैं। मतलब दरख्त काटना ऐसे जैसे आम घास हम काट रहे होते हैं। सो इतना कॉमन है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से हम लोगों ने इस चीज को बहुत कॉमन कर दिया, क्योंकि इस पे लॉज बहुत हमारे लीनियंट हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दिलाने की जरूरत है, सख्त से सख्त सजाएं करें। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे आना चाहिए, क्योंकि आप देखें गर्मी में लोग ज्यादा उनकी डेथ्स होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की इसी साल की रिसर्च है कि पाकिस्तान के 8 शहर उन ममालिक में शामिल होते हैं जिसमें 2050 तक जो मोर्टेलिटी रेट है वो हीट की वजह से ज्यादा होगा, और उसमें कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, अल्लाह खैर पिंडी करे। ये मौजूद है, और फैसलाबाद, ये शहर आते हैं। तो ये एक थ्रेटनिंग और इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉक्टर ज़ैनब, जब हम बात कर रहे हैं शदीद गर्मियों की, हमारी ज़राअत पे इससे कितना अफेक्ट पड़ सकता है? एक तो हम फूड स्कर्सिटी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, बीच में ये जो जंगी सूरत हाल हो गई है उससे मज़ीद सिचुएशन ख़राब हुई है, मौसम वैसे ही हमने पीछे ख़राब कर रखा था, और अब ये जो शिद्दत आ रही है इस साल, हम अपनी ज़राअत के लिए फिर क्या सोच के रखें? इस साल की एक जो ग्लोबल रिपोर्ट है ऑन फूड सिक्योरिटी अभी पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसने पाकिस्तान को टॉप 10 कंट्रीज में रैंक किया है जहां फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस सबसे ज्यादा है। माय गॉड। उसकी एक मेथोडोलॉजी स्केल होता है 1 to 10, 1 to 5, 1 मिनिमम होता है और 5 मैक्सिमम होता है, और हम नंबर 3 पे रैंक करें, मतलब क्राइसिस सिचुएशन है जिसमें हाउस होल्ड लेवल, इसका मतलब है कि एक वक्त का खाना वो कम कर देते हैं खुराक की किल्लत की वजह से। तो ये सिचुएशन है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल लेंस से जो सिचुएशन बन रही है, हम डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, हम यूरिया तो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने मुल्क में डोमेस्टिकली, लेकिन पोटेशियम नाइट्रोजन की जो खाद है इसको हम डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक से इंपोर्ट, खास तौर पे मिडल ईस्टर्न रीजन से और बाकी ममालिक से। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से वो इंपोर्ट रुकी हुई है और पूरी दुनिया में खाद का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर जाहिर है फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, डीजल ऑलरेडी महंगा है, तो और ऊपर से ये एल नीनो की सिचुएशन ज्यादा बीमारी लाती है, फसलों को सड़ा देती है, वक्त से पहले जो है वो सड़ जाती हैं, और इसके अलावा जो ज़रई जमीन है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एग्रावेट होती है जियोपॉलिटिक्स। अब क्लाइमेट और ये अलग चीजें नहीं है, ये कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हमें वॉर फुटिंग पे इस वक्त काम करने की जरूरत है। अभी भी हम कुछ कर लें तो कुछ बेहतरी आ सकती एब्सोल्युटली, है। और हमें दुनिया की तरफ नहीं अनफॉर्चुनेटली अभी देखना हम चाहिए कि ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग में हमारा या क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, कार्बन एमिशन में हमारा उतना हाथ नहीं है, लेकिन हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें अपनी कंट्री को बचाने के लिए जो है वो क्रिटिकल एक्शन लेना होगा और जल्द से जल्द फैसले करने होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। इट वॉज वन यू ऑन द शो। चलिए इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये क्लाइमेट चेंज किसानों को, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक अगैन। पंजाब में जो गंदम की कीमतें हैं वो बहुत कम रखी गई हैं, ऐसा कहना है किसानों का, और इसी पर वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वाज़ेह वार्निंग दे दी है कि अगर 3 दिन में उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। अब हुआ कुछ ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उनको कम कीमत दी जा रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक तो जो सपोर्ट प्राइस भी रखी जाती है वो भी उन तक नहीं पहुँचती है, और फिर ये मसला आ जाता है कि प्राइसेस इतनी लो होती हैं कि उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वही इस पर नहीं पूरे हो पाते हैं। और सब में मिल मिला के मौसम जो इनके राह में रुकावट हायल करता है, कभी सैलाब फसलें बहा लेता है और कभी ज़्यादा गर्मी फसलों को जला देती है। तो इस सब पे हम ज़रा आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद खोकर साहब, आप सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आपसे मौसम की जो सख्तियाँ हैं उस पर आगे पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है फसलों को लेके, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ज़रा एहतजाज के हवाले से अगर आप हमें बता सकें कि क्या आप लोगों का प्लान है। आज गालिबन आप लोगों की वज़ीर खुराक से मुलाकात भी है, क्या मुतालबात है सर? फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है, लेकिन हमारे पंजाब में तबाही बचा दी है। टोटल खिलाफ कानून काम कर रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे। वो अगली बात ये है, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो उनका अपना काम है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। पिछले साल का टाइम आया तो इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, EWR, इलेक्ट्रिक वेयर हाउस स्लिप, लेकिन हमारी गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम ऑन ना हो सका। हमने गंदम अपनी औने पौने दामों 1800, 1900, 2000, 2100 में सेल की, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस दफा इन्होंने 3500 रुपए स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की और साथ कहा कि ये प्राइवेट कंपनीज परचेज करेंगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की बजाय
आज 28 अप्रैल है, अभी तक वो खरीदारी शुरू ना हो सकी क्योंकि इनके बैंकों के साथ फूड डिपार्टमेंट उनका बिल्कुल, जिसमें फूड डिपार्टमेंट की टोटल नालायकी और नाअहली है। यानी कि सेक्रेटरी फूड, डीजी फूड और जो हमारी एसएसी स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं सलमा भट्ट साहिबा, ये इनका काम बिल्कुल जीरो है, जिसका नुकसान किया हुआ है काश्तकार का। अब जो खिलाफ कानून इन्होंने काम शुरू किया है कि जब सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मुराद ये होती है कि जब 3500 इन्होंने अनाउंस किया, जब इससे रेट कम जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, खरीदारी में आती है। जो खरीदारी में आए, जब रेट स्टेबल हो जाए या इससे ऊपर चला जाए, फिर उनको खरीदारी करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने क्या काम किया, जब हमारी गंदम बिकी 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 रुपए, उस वक्त हमें ना कोई कंपनी नजर आई, ना हुकूमत नजर आई, ना हुकूमत की रेट नजर आई। जब रेट बेहतर हुआ, जब लोगों ने ये देखा कि इस दफा कमी है, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो रेट 3400-3500 रुपए, फौरी हुकूमत ने इंटरवीन किया और क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खरीदारी एक दाना नहीं की, लेकिन उसका क्रैकडाउन शुरू कर दिया 23 तारीख को, जिसके लिए मैंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी। तो हमें ये यकीन दिलवाया गया कि स्पीकर, मैंने ये वहां पे किया था कि स्पीकर अपने पास मीटिंग बुलाए। स्पीकर ने परसों इनको, इसको क्या नाम है, डीजी और सबको सुना है कि आज दोबारा फिर बुलाया हुआ है। अब देखते हैं कि पंजाब असेंबली हमारे साथ क्या सलूक करती है, क्योंकि ये उलट बात है कि जब रेट बेहतर हो रहा है अगर, तो उस वक्त इनका इंटरव्यू करना, क्रैक डाउन करना। खालिद साहब 2 साल पहले भी यही सूरत हाल पैदा नहीं एक मिनट में, कल से डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे मंडियों में थ्रेड किया जा रहा है, या जो खरीदारों को थ्रेड किया जा रहा है कि कोई शख्स 3500 से ऊपर खरीदारी ना करे। हकीकत ये है कि जिसने जमीन लीज पे लेके काश की हुई है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 3500 से ज्यादा है कुछ। यानी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मेरे साथ पूरा डिपार्टमेंट बैठ जाए, मैं इस पे बातचीत हम करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब जब हमारी चीज 1 रुपए किलो बिकती है, आलू बिका, उस वक्त ये पैरा फूड कहाँ थी, ये फूड डिपार्टमेंट कहाँ था, उस वक्त ये सलमा भट्ट साहबा कहाँ थे, डीजी फूड कहाँ था, सेक्रेटरी फूड कहाँ थे। जब हमें किसी चीज का अगर मुनासिब रेट कुछ मिलना शुरू हुआ है, तो उस वक्त इन्होंने आके उस रेट, ठीक है, सही है। तो खालिद साहब ये बताइएगा कि आगे तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है और फिर जंग की सूरत हाल की वजह से खाद भी महंगी हो गई है और मजीद महंगी भी हो सकती है अगर ये जंग यूं ही चलती रही, तो फिर ये जो अब जो बात होने जा रही है, इन सारी सूरत हाल को रखा जाएगा मद्देनजर, क्योंकि आगे और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है किसान को। देखें जी, आपने एज ए पाकिस्तानी बड़ा ही अहम इशू उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जमीनों में ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर जीरो है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के हम गर्म तरीन खित्ते में रह रहे हैं, यानी कि जिसमें काश्तकारी बहुत मुश्किल है। इसमें अगर और ज़्यादा एक शिद्दत आती है तो ज़राअत के लिए इंतहाई वो नुकसानदेह है। हम ऑलरेडी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, सैलाब की वजह से, बेमौसमी बारिशों की वजह से हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। हीट वेव की वजह से हम बहुत नुकसान, हमारी चावल की फसल नुकसान हुई, हमारी कपास की फसल बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हुई है। इसी तरीके से इस वक्त हमारे, अगर आप आम के बागात देखें तो वो 7% उड़ चुके हैं, 25% बाकी हैं जी। अब हमारी जो अगेती कपास काश्त है, जो हीट वेव आ रही है, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है, चावल की फसल पे नुकसान हो सकता है, मक्की की फसल का नुकसान हो सकता है। हमें इसके लिए बड़ा सीरियस लेवल पे बैठ के हुकूमत को चाहिए, वो बैठ के इसके ऊपर बातचीत करे। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए, दोनों को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जी। मैं आपको अर्ज करूं, हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। जिन लोगों में नहीं है वो एक बबल की तरह तो उभरे और खत्म हो गए। अब अबू धाबी, दुबई, इनको ले लेके उनके क्या हालात है। हमारे पास इस वक्त यूरिया खाद मौजूद है, लेकिन जो प्लांट बंद है, अगर उनको चालू ना किया गया, आइंदा आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बाहर से आपको इस वक्त खादें बाहर से आती हैं, DAP वगैरह, नाइट्रोफॉस हमारी पाकिस्तान में बनती है, लेकिन उसका भी तो एक चीज मैं तो एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि हमें कम से कम 10 साल पॉलिसी देनी चाहिए, कम से कम 10 साल। अच्छा, कि हमारी जिस हिसाब से, बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, मेरी पूरी बात जी, क्योंकि वक्त महदूद है ना, कि मैं चाह रहा हूँ कि हम आपकी बात से एक और चीज निकल रही है, आप खाद की आप बात कर रहे हैं। जी करें जी। मैं आधे मिनट में बात, जिस हिसाब से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, हमें 10 साल पॉलिसी देनी चाहिए कि अगले 5 साल बाद हमें खाद कितनी चाहिए, गंदम कितनी, चावल कितना चाहिए, हमें फास्फोरस खाद कितनी चाहिए, नाइट्रोजन
बैठ के 10 साल की कम अज कम, दुनिया 20 साल की प्लानिंग करती है, हम और इस प्लानिंग में हम काशकार अपने मुल्क के साथ हम तैयार हैं। ओके, आपने अब आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, खाद की बात की। एक तो ये कि जो बंद पड़े हुए हैं यहाँ पे प्लांट्स क्यों नहीं चलते, एक ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि जो चल भी रहे हैं खाद की ब्लैक मार्केटिंग का भी एक इशू है, ज़रा इसके हवाले से तो बताएं। जी, इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग का आज इशू नहीं है। अच्छा। ब्लैक मार्केटिंग का इशू बनता है सप्लाई एंड डिमांड पे। सही। 2 साल पहले जब सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो हमने फी बैग 2000 रुपए भी पे किया। इसीलिए तो हम चीख रहे हैं कि वो प्लांट फौरी चालू करें, उनको गैस नहीं मिल रही। हालांकि पूरी दुनिया में ये आईपीपीएस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है और इनको फर्टिलाइजर को एंड प्रायोरिटी। पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है जी। फर्टिलाइजर नंबर 1 प्रायोरिटी होता है पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आखिरी प्रायोरिटी है उसकी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि उनको फौरी चालू करें, क्योंकि अगर मसला बन गया तो सप्लाई एंड डिमांड का मसला बना तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी। 2 साल पहले ब्लैक मार्केटिंग में हमने 150 अरब रुपया सिर्फ यूरिया में ज्यादा अदा किया था मिडिल मैन को, और उसमें तहसीलदार भी शामिल थे, एसी भी शामिल थे, सब लोग मिलकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन के लोग भी शामिल, सब पैसे कमा रहे थे उस वक्त। काश्तकार को लूटा जा रहा था, यानी कि ट्राले बांटे जा रहे थे रास्ते में, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। सही। अच्छा, इससे बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम गैस को, क्योंकि उसकी वजह यह है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिदे घर दाने उधर कमले भी सियाने। अब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, और वही बात होती है ना कि जो आप बात कर रहे हैं कि 10 साल की पॉलिसी होगी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दुनिया बोल है में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। खालिद महबूब खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और हमारी उनसे बात चल रही है इस वक्त जो सूरत हाल वीट की कीमत की बनती चली जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि चंद ही दिनों में एहतजाज की जानिब भी जा सकते हैं। खालिद साहब, हम फूड सिक्योरिटी की बात तो कर रहे थे, खाद के ऊपर भी हमारा जिक्र हुआ। अगर आप ये बता सकें कि इस वक्त 3500 के बजाय आपको क्या प्राइस मिलना चाहिए तो किसान के लिए वो प्रॉफिट भी होगा और सहूलत भी होगी। अकेले किसान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं उसमें अर्ज करूं कि जिस साल काश्तकार को अच्छा रेट मिला 3900, सही, आज से 2 साल पीछे, जी जी, हमें 2023 में वो रेट मिला जी, 23-24 में, तो उसका पाकिस्तान को ये फायदा हुआ बहुत बड़ा। हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी 6.25, क्योंकि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम का अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी पैदावार, आपकी बाकी सारी फसलें अच्छी होंगी। जिस साल अगले साल हमें रेट ना मिला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान हुआ, वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ चलेगी -13.49, और आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट बढ़ा है, वो $6 बिलियन का एग्रीकल्चर का बढ़ा है। चावल में हम $4 बिलियन पे एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो $1.8 बिलियन पे आ गया। ठीक है जी। कॉटन की हमारी $2 बिलियन की इंपोर्ट बढ़ गई। 70% हमारी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई, 90% मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई, 40-45% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई। ये और अराउंड बनता है को $6 बिलियन का हम IMF से $1.5 बिलियन के लिए मिलते हैं जी। ठीक है जी। अपना हमने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। ज़राअत का नुकसान होगा तो सिर्फ ज़राअत चला रही है। आप इसके आपके पास और कुछ भी नहीं है। आपकी पाकिस्तान में जो टोटल एक्सपोर्ट है 70% आपको सिर्फ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, 70 से 80%, 60% सिर्फ कॉटन से आता है। फिर बचा ही क्या आपके पास, है ही क्या बाकी आपके पास। तो इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, पर खर्च करने की जरूरत है, इसका मार्केटिंग मैकेनिज्म करने की जरूरत है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी लाने की जरूरत है, और सबसे बड़ी जो जरूरत है वो काश्तकार को सही प्राइस मिले। हम प्राइस मांग क्या रहे हैं, हम इतनी बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि जो भी आपकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो उसे 25% प्रॉफिट के साथ हमारा रेट बना दिया जाए। हम इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे। जहां पे गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, आटा सस्ता, रोटी सस्ती, फलां ये वो,
भाई किसकी कीमत, उसका का काश्तकार की कीमत पे। और कॉस्ट आप ऑफ हमारी cost of प्रोडक्शन production कम करने के करें। लिए आपकी क्या तजावीज़ है? देखिए जी, हमें हमारी एक रीजन में हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, हमारे उसके बराबर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मैं आपको बता देता हूँ आधे मिनट में जी। कि हमें यूरिया मिल रही है इस वक्त 4750 रुपए की, आज का रेट जो है। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 884 रुपए की मिल रही है। हमें DAP 15,500 की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी 4,000 रुपए की है इंडियन काश्तकार को। इसी तरीके से हमारा बिजली का यूनिट 40 से 50 रुपए यूनिट बन जाता है जी। इंडियन काश्तकार को पंजाब में बिजली पेस्टिसाइड पे सब्सिडी है, वहां पे फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है मैं चीज काश्त करूंगा मुझे ये रेट मिलेगा, हमें सेम डे पता नहीं होता। हमें इस वक्त ज़राअत के कारोबार को हुकूमत को चाहिए बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाए, और इसी ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया है जी। इसी हमेशा आप देखते हैं 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से आपका मुल्क चलता रहा, कोई भूखा नहीं सोया। अपने इस प्यारे मुल्क ने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, तो ज़राअत से कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे। कोविड-19 कोरोना आया, कोई भूख से नहीं मरा, ज़राअत की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से। अभी जंगी हालात में कोई भूखा नहीं सोया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। हमें आइंदा के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर एकड़ पैदावार बढ़ानी चाहिए। ठीक है कुदरत ने तो हमें सब कुछ दिया। बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि नए हुकूमती अरकान से आपकी मुलाकात भी है तो इस बात से हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। जय विदा। वेलकम बैक अगैन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और हम भी काम पर हैं, और भी बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं अपने दफातर का रुख करते हैं। और आज इसी हवाले से 28 अप्रैल को दुनिया भर में काम की जगहों पर हिफाजत का दिन मनाया जा रहा है। तो क्या अहमियत है इसकी? SBF सेट के जो वर्क प्लेस है उस पर जो है सेफ्टी का दिन आज मनाया जा रहा है, तो इसी पे वी आर गोइंग टू टॉक कि आज कितना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन टुडेज़ पर्सपेक्टिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्टर रेस्क्यू 1122 से रेहाना यास्मीन साहिबा। रेहाना साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज आने के लिए। आज का दिन कितना अहमियत का हामिल है, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें एनलाइटन कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि आज का दिन जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये हम हर साल 28 अप्रैल को मनाते हैं। देखें, इस दिन की अहमियत ये है कि देखें, हमने जो काम करने की जगह है ना, उसको आपने महफूज और सेहतमंद बनाना है। और इस दिन का मकसद ये नहीं है कि वर्क प्लेस सेफ्टी के रिगार्डिंग ही नहीं है, बल्कि उन अदारों को भी याद दहानी करानी है कि वो जो अपने मुलाजमीन जो वर्कर हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए, ताकि ना कम से कम हादसात हों और कम से कम इंजरीज हो। तो ये चीज़ है। और अगर इस साल का थीम क्या है जब हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं? हाँ, हर साल इनका थीम डिफरेंट होता है। इस साल जो थीम है उन्होंने रखा हुआ है हेल्थ को, और वो ये है कि आपने क्या करना है, इंश्योर करना है हेल्दी साइको सोशल इन्वायरमेंट को। मतलब जो आपकी काम करने की जगह है उसमें सिर्फ आपने फिजिकल सेफ्टी को इंश्योर नहीं करना, बल्कि आपने जहनी तौर पे भी उस काम करने वाली जगह को महफूज रखना है। जैसे कि काम करने का माहौल का इन्वायरमेंट क्या है आपका, मतलब जैसे कि काम की नौइयत क्या है, किस तरह डिज़ाइन किया गया है, किस तरह मैनेज किया जाता है। अब जैसे कि काम है, किस तरह वर्कर के ऊपर वर्कलोड तो नहीं है, मेंटल प्रेशर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मेंटल प्रेशर में जैसे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपने उनकी ड्यूटी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका रोल क्लियरली डिफाइन नहीं है, या फिर जो है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर जो है वो हैज़र्ड बन जाते हैं अगर वो ट्रीट ना हो, और ये बिल्कुल दूसरे हैज़र्ड की तरह ही ख़तरनाक है, जैसे आपके फिजिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी और फायर की तरह है। जब हम फिजिकल सेफ्टी की बात करते हैं, हम कहते हैं फिजिकल सेफ्टी ये क्या होती है? मतलब फिजिकल सेफ्टी हम समझते हैं कि शायद सिर्फ लेबर से ही कनेक्टेड है डायरेक्टली, कि अगर वो सीमेंट का काम कर रहा है, बिजली का काम कर रहा है, तो उसके पास ग्लव्स होने चाहिए, रबर के जूते होने चाहिए। लेकिन एक आम वर्क प्लेस है, जैसे जिस वर्क प्लेस में हम हैं, इसमें मेरी फिजिकल सेफ्टी क्या ज़रूरी है? ठीक है, आप फिजिकल सेफ्टी खुदा ना खास्ता कोई आप जा रही स्लिप हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी आपका कोई गिरने का वाक़या हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, इस तरह और कोई नॉइस है आपको तंग कर रहा है, कोई हीट है, कोई कूल, कोई भी फिजिकल आपकी इंजरी हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि हमें गुल प्लाजा जैसे वाक़यात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपने इदारों में इस तरीके के काम करते रहने चाहिए
फायर ड्रिल से लेके दीगर चीज़ें करनी चाहिए। यू आर टेलिंग मी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट यू हैव गिवन, थोड़ा सा उसके बारे में से बताइए। जी, रेस्क्यू 112 सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा काम कर रहा है। इसके अंदर जो है रेस्क्यू का काम सिर्फ ऑपरेशन करना ही नहीं, बल्कि इस तरह की जो भी इमरजेंसी हालात है उसके यानी कि प्रिवेंशन को भी करना है, इम्प्रूव करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने तकरीबन 3 सालों के अंदर 850 ट्रेनिंग करवाई है और तकरीबन 50,000 लोगों को, 50,000 के करीब लोगों को ट्रेन कर दिया है। अब ये ट्रेनिंग जो होती है एमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर मेडिकल का कंपोनेंट भी शामिल है और फायर का कंपोनेंट भी शामिल है। जब आप बात करती हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स की, तो आग तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। कोई गर्मी से आ रहा है और गर्मी से आके ऑफिस में आया है, बैठा है, स्ट्रोक वाला मामला हो गया, या फिर कोई दीगर कोई जहनी परेशानी है, कोई कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो गया। अब मैंने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक 2 मुख्तलिफ चीज़ें बोली हैं, हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। थोड़ा सा प्लीज़ हमें इस हवाले से भी इनलाइटन करें। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जो देखें एमरजेंसी जो है वो हार्ट डिजीज़ की, हार्ट डिजीज़ में लोग एक कॉमन टर्म है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कार्डियक अरेस्ट। जो कार्डियक अरेस्ट है बहुत मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता है आउट ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर कभी भी ना कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ नहीं होता। तो कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि दिल की धड़कन अचानक से बंद हो जाती है, जबकि जो हार्ट अटैक है वो आपकी क्लॉट प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक में आपने कभी भी CPR नहीं करना। कार्डियक अरेस्ट में जो दिल की धड़कन बंद हो गई है, बंदा बेहोश है, तो आपने उसमें फ़ौरन CPR करना है और रेस्क्यू 1122 का नंबर डाल आना। आपने हमारे जो है ना दिमाग की बहुत सारी लाइट्स को ऑन कर दिया है। आई एम श्योर हमें आपके साथ इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस की भी इसके लिए ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप आई और हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। ओके जनाब, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आसपास जो हमारा वर्क प्लेस है, एज कलीग्स भी एक दूसरे का ख्याल रखें। इदारा जाती तौर पे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम हर 3 महीने पे, 4 महीने पे इस तरह की ड्रिल्स करवाएं कि वो हमारे वर्कर्स के लिए बड़ा कारआमद साबित हो। इससे पहले कि हम अपने शो का करें इख्तिताम, वन ऑफ माई फेवरेट। What's the surprise? Do we have a surprise for today or we are going to hold on for tomorrow? Okay, we'll be holding it for tomorrow. ठीक है, हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।